स्टूडेंट्स, आज हम रीड लेवल 2 साइंस और मैथ्स स्टूडेंट की वीडियो सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। अभी तक हमने कोशिका की संरचना, कोशिका के प्रकार और कोशिका विभाजन का इंट्रोडक्शन किया था और लास्ट क्लास में समसूत्री विभाजन की डिटेल बताई थी आपको। आज हम लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन परिभाषा जैसे मैंने बता रखी है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई एक कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होती है और प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, वह प्रक्रिया कहलाती है अर्धसूत्री विभाजन। अगर गुणिता के आधार पर इसे देखा जाए तो ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ये है द्विगुणित और ये सारे n जो हैं ये हैं अगुणित, यानी इनमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, बिना पेयर के हैं, इनको बोलेंगे अगुणित। ये कॉन्सेप्ट और शब्द भी इंपॉर्टेंट है जो हम देखते हैं यहाँ पे। द्विगुणित होने का मतलब हुआ कि गुणसूत्र जितने भी हैं वो जोड़े के रूप में हैं। ये गुणसूत्र जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में है, वह अवस्था द्विगुणित कहलाती है। और अगर सारे गुणसूत्र अकेले हों और कोई भी जोड़ा नहीं बना रहे हों तो यह अवस्था कहलाती है अगुणित। अब यहाँ पे जितने भी गुणसूत्र मूल जाति के अंदर होंगे उससे आधे इनके युग्मकों में हो जाएंगे। तो ये परिभाषा गुणिता के बारे में। अब ये होता कहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन, आपको बताया था मैंने, ये जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में। इस अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य कार्य क्या है? युग्मक बनाना। और इस अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता, जो थर्ड टॉपिक मैंने बताया था, वो था कि जनक जाति के गुणसूत्रों की संख्या को नियत बनाए रखना। नियत यानी कांस्टेंट बनाए रखना, ये इसकी विशेषता। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये होता कहाँ पे? जनक कोशिकाओं में होता है। जननांगों के अंदर पाई जाने वाली कोशिका जनक कोशिका कहलाती है, वहां होता है। ये युग्मक बनाता है। ये थर्ड पॉइंट, जनक जाति के गुणसूत्रों की संख्या को नियत बनाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 46 है, ठीक है। अब ये 46 जो क्रोमोसोम है जो मनुष्य में होते हैं कुल, यहाँ पे 23 हो गए और इन सभी में भी 23 रह गए। तो इसने इन गुणसूत्रों, इन युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी कर दी। जब इन गुणसूत्रों का निषेचन होगा दूसरे युग्मक के साथ में तो जुड़ के वापस मूल संख्या नियत हो जाएगी। तो इस वजह से ये संख्या नियत करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अर्धसूत्री विभाजन। सामान्य कायिक कोशिका में यह विभाजन नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। अब यहाँ पे इन गुणसूत्रों और इनकी प्रक्रियाएं अर्धसूत्री विभाजन में कौन कौन सी होती है वो देखते हैं और उन प्रक्रियाओं से संबंधित बनने वाले क्वेश्चन एक बार वापस देख लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जनक कोशिकाओं में होता है। सॉरी, जनन कोशिकाएं भी हैं और ये जनन कोशिकाएं होती कहाँ पे हैं? जनन अंगों में। तो ये जनन कोशिकाएं होती कहाँ पे? जनन अंगों में होती है। तो जनन कोशिकाओं में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, जर्मिनल सेल्स में ये होती है, ठीक है। युग्मक बनाना इसका मुख्य कार्य अर्धसूत्री विभाजन का। गुणसूत्रों की संख्या नियत बनाए रखना भी अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य कार्य है, ठीक है। अब लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया किन किन चरणों में पूर्ण होती है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया किन किन चरणों में पूर्ण होती है वो देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो है वो सामान्य रूप से 2 चरणों में पूर्ण होती है।
ठीक है। इन दोनों चरणों को नाम दिया गया है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है वो वास्तविक रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कम करने वाला है। यह विभाजन गुणसूत्रों की संख्या आधी करने वाला विभाजन है, आधी या हाफ करने वाला विभाजन है, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या नियत होती है। नियत का मतलब कि इससे पहले वाले विभाजन में जितने गुणसूत्र हैं उतने इसमें रहते हैं, इसमें आगे गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है। तो वास्तविक रूप से अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में ही आधी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया आपके एग्जाम के पर्पज से कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या अपने पूर्व कोशिकाओं से नियत बनी रहती है, जनक कोशिका से नहीं, पूर्व कोशिका से नियत बनी रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड के आने वाले स्टेप्स और पद कौन कौन से हैं। ठीक है, कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में कौन कौन से पद आते हैं और सेकंड में कौन कौन से पद आते हैं, उन पद का रे डायग्राम, उन पद का सिस्टमेटिक जो है वो देखते हैं। नंबर 1, यहां पे ये प्रोफेज फर्स्ट, यहां पे ये मेटाफेज फर्स्ट, यहां पे ये एनाफेज फर्स्ट और यहां पे नंबर 4 ये टीलोफेज फर्स्ट। अब इन सबसे पहले यहां पे नंबर 1 पे आता है इंटरफेज फर्स्ट। तो ये सारे फर्स्ट इससे लिखे जाते हैं क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में फर्स्ट स्टेज में आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में इन्हीं को हम लिख देंगे सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ठीक है, और यहां पर भी ये इंटरफेज जो है वो सेकंड, इंटरफेज सेकंड। अब इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद में सबसे लास्ट में आता है कोशिका विभाजन या कोशिका द्रव विभाजन, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे कोशिका द्रव विभाजन है, कोशिका विभाजन जिससे फाइनल रूप से कोशिकाएं अलग हो जाती है। तो पहले इन क्रमों को ध्यान में रखना है हमें। प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट से पहले इंटरफेज, जैसे पहले बताया था कि इंटरफेज के अंदर ये तैयारी करते हैं, तो ये तैयारी की अवस्था है। जब भी एग्जाम में पूछा जाए कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था, तब इंटरफेज का नाम आएगा कि इंटरफेज में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। बाहर से न्यूट्रिशन यानी कि पोषक पदार्थों का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना, अपने गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि करना, आनुवंशिक पदार्थ में वृद्धि करना, हिस्टोन प्रोटीन का बनाना, तो ये सारे जो कार्य हैं वो इंटरफेज में करेगी। इसलिए इसको तैयारी की अवस्था बोलते हैं। इसको विश्राम अवस्था भी बोलते हैं क्योंकि दो गुणसूत्र विभाजन या दो कोशिका विभाजन के बीच में ये विश्राम अवस्था होती है और इसी विश्राम अवस्था में ये तैयारी की जाती है। ठीक है, तो ये इंटरफेज तैयारी की अवस्था हो गई है। अब लेते हैं इसमें नेक्स्ट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या होता है।
और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं सबसे ज्यादा? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो प्रोफेज से और नंबर 2 पे मेटाफेज से। मेटाफेज के लिए वही पुराना क्वेश्चन बनेगा कि सबसे स्पष्ट क्रोमोसोम गुणसूत्र किस अवस्था में दिखाई देते हैं, वो मेटाफेज में दिखाई देंगे। गुणसूत्र कोशिका में मध्य में मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं, तो वो कब है, कहां पे है, वो मेटाफेज में होगी। तो सबसे स्पष्ट गुणसूत्र मेटाफेज में दिखाई देंगे, ये मेटाफेज वाले से पूछा जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट की कई सारी उप प्रावस्थाएं होती है, ठीक है, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 जो उपअवस्थाएं हैं प्रोफेज की, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में प्रोफेज प्रथम की 5 उपअवस्थाओं के क्रम। सबसे पहले लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, दोनों डी लास्ट में। तो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस से 5 उप प्रावस्थाएं हैं प्रोफेज फर्स्ट की। तो इन प्रावस्थाओं में एक इंपॉर्टेंट होता है, ये नाम हो सकता है क्रम में पूछे आपसे, लेकिन इस प्रावस्थाओं को मेरा बताने का टारगेट ये है कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पैकाइटीन अवस्था होती है, ये पैकाइटीन अवस्था जो है ये एक मुख्य कार्य करती है जिसका नाम है जीन विनिमय। ये मुख्य कार्य कर रही है जीन विनिमय, अर्थात गुणसूत्र का एक खंड कुछ जीनों को दूसरे गुणसूत्र को दे देगा और दूसरे गुणसूत्र के कुछ जीन पहले वाले गुणसूत्र में आ जाएंगे। तो समजात गुणसूत्र यानी जो साथ साथ में रहते हैं गुणसूत्र, वो अपने अपने कुछ खंडों का, उन खंडों को जीन बोलते हैं, उनका आदान प्रदान करेंगे। तो इसे जीन विनिमय कहते हैं, ठीक है। तो ये कब हो रहा है? पैकाइटीन स्टेज में हो रहा है ये। तो पैकाइटीन स्टेज में जीन विनिमय हो रहा है। अब ये जीन विनिमय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जीन विनिमय इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी जीन विनिमय के द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसी जीन विनिमय के द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जो भी जीव है, यानी कि जो संतति है, वो अपने जनक से काफी 50% जो होती है वेरिएंट होती है, विभिन्नताएं आती हैं उनमें। तो ये विभिन्नताएं जो होती है वो जीन विनिमय की वजह से होती है। और अगर पैकाइटीन स्टेज में जीन विनिमय नहीं हो तो विभिन्नताएं नहीं आएगी और हो सकता है कि संतति जो है अपने जनक के लगभग समान उत्पन्न हो। तो इस वजह से इस पॉइंट को बताने का टारगेट था कि वह कौन सा विभाजन है जिसके द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो विभिन्नताओं के लिए अर्धसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन में विभिन्नताएं नहीं हो सकती उत्पन्न। तो ये विभिन्नताओं को देने वाला विभाजन है अर्धसूत्री विभाजन। बाकी प्रोफेज के अंदर वही केंद्रक झिल्ली विलुप्त, केंद्रिका विलुप्त होगी, क्रोमेटिन धागा गुणसूत्रों में बदल जाएगा। फिर आते आते मेटाफेज के अंदर सारे गुणसूत्र मध्य में इकट्ठा हो जाएंगे। एनाफेज में गुणसूत्र बिंदु से गुणसूत्रों में खिंचाव होगा और टीलोफेज में आते आते सब प्रोफेज से उल्टा हो जाएंगे, ठीक है। प्रोफेज सेकंड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे गुणसूत्रों को हाफ करना है। तो पहले जो अवस्था है ये गुणसूत्रों के जोड़े की, ये यहां पे गुणसूत्र हाफ हो रहे और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में ये गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर जाकर और 2 कोशिकाएं और बना रहे हैं। उसके बाद मेटाफेज में भी ये हो रहा है, एनाफेज में भी, टीलोफेज में भी यही हो रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं इसलिए होती है जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए। अब इसके अंत में जो है कोशिका द्रव विभाजन या कोशिका विभाजन। कोशिका द्रव विभाजन प्रक्रिया में
कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या हो रहा है कि ये गुण कोशिका है, इस कोशिका से पहले 2 केंद्रक बने यहां पे, फिर नेक्स्ट स्टेज के अंदर यहां पे एक और विभाजन हुआ तो ये कुल 4 बन गए। अब ये 4 के 4 जो बने हैं ये अलग हो जाएंगे कोशिका द्रव्य विभाजन से। तो अगर कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ तो ये 4 अलग नहीं होंगे। तो उस अवस्था में टीलोफेज के अंत तक किसी भी अर्धसूत्र विभाजन करने वाली जनक कोशिका के अंदर गुणसूत्र तो आधे हो गए, लेकिन उसमें केंद्रक कितने हो गए? केंद्रक 4 हो गए। ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये 1 2 3 और 4। अभी इसमें कुल 4 केंद्रक है, ठीक है। लेकिन जब कोशिका विभाजन अर्धसूत्र विभाजन पूर्ण हो जाता है कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा, तो इनमें एक एक केंद्रक एक एक कोशिका में रह जाता है, 4 कोशिकाएं बन जाएगी, ठीक है। तो बिना कोशिका द्रव्य विभाजन हुए इस कोशिका के पास में, टीलोफेज कोशिका के पास में कुल 4 केंद्रक रह गए, ठीक है। तो ये सारा कुछ अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित सारी जानकारी जो रीट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट थी, ये बता दिया मैंने आपको। ये सीक्वेंस 2 फेज में होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। दूसरा, प्रोफेज फर्स्ट के ये सीक्वेंस में नेम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इनमें पैकाइटिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जीन विनिमय होता है और जीन विनिमय ही विभिन्नताएं देता है और विभिन्नताओं से ही जो संतति हो रही है उनमें जो नए वातावरण में अपने आप को ढालने के लिए सक्षम बनाती है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। और जब ये टीलोफेज सेकंड होता है तो उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन ही वो फाइनल प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका 4 कोशिकाओं में बदल जाती है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित लगभग सारी जानकारी इसमें दे दी है। अब इस टॉपिक के बाद में नेक्स्ट जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक दे रखा है वो भी लेंगे और उसके बाद में जब बायो का एक टॉपिक पूरा हो जाएगा तो एक केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।